तो एक बार फिर से आप लोगों का इस लाइव मैराथन सेशन में स्वागत है। मुझे लगता है कि हमारा जो पेपर है आरआरबी का वो परसों होने वाला है 14 इज इट। दिस बोथ सेशन विल बी गुड जिसको कि आप अपने जर्नी के टाइम में भी देख करके एटलीस्ट यू कैन हैव रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। सो दिस बोथ सेशंस हैव बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट एटलीस्ट यू कैन गेट रिवीजन ऑफ योर एंटायर सिलेबस, राइट? सो चलिए, सो पहला क्वेश्चन है इज रिलेटेड विद ट्रांसलेशन, वन लाइनर ट्रांसलेशन है। द ऑडिट रिवील्ड सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इसके चार ऑप्शंस दिए हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय अभिलेखों में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई, जांच में पैसों का हिसाब गलत पाया गया, वित्तीय रिकॉर्ड ठीक नहीं थे, ऑडिट के समय वित्तीय दस्तावेजों में कमी थी। क्या सही विकल्प उत्तर होगा आपके हिसाब से? कौन सा होना चाहिए? ए, बी, सी, डी? क्या होना चाहिए? सर ए। सो ए होना चाहिए। कोई बी कह रहा है, तो बी क्यों और ए क्यों? बी में कहा जा रहा है कि जांच में पैसों का हिसाब गलत पाया गया, बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं है, ये भी सही अनुवाद है। और पहला कह रहा है कि लेखा परीक्षा में वित्तीय अभिलेखों में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई। अब दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों अनुवाद में अगर देखा जाए, अनुवाद दोनों ही सही, भाव दोनों में ही आ रहा है, परंतु जब भी हम लोग प्रशासनिक अनुवाद करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम उन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेंगे जो शब्द प्रशासनिक दृष्टि से रूढ़ किए गए हैं। ठीक है, अब जांच और लेखा परीक्षा इन दोनों में डिफरेंस है। ऑडिट जब शब्द आ रहा है तो वहां पे लेखा परीक्षा हो जा रहा है, क्योंकि ऑडिट के लिए लेखा परीक्षा रूढ़ शब्द है। जांच के लिए बहुत सारे शब्द हैं, पर अगर वैसे हम देखा जाए, वैसे हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन या फिर चेकिंग भी कई जगह पे हम लोग जांच के लिए कह सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के शब्द आ जाते हैं, परंतु जब हम लोग ऑडिट की बात करेंगे तो उसके लिए रूल सब प्रशासनिक शब्दावली में क्या है, वो है लेखा परीक्षा। इसीलिए इसका जो सही विकल्प होगा, उत्तर जो है वो इसका ए हो जाएगा। अब चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अगला नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। The teacher said that the earth revolves around the sun. The C. teacher said that the earth revolves around the sun. C इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Identify the sentence in which the pronoun agrees correctly with its antecedent. Identify the sentence in which the pronoun agrees correctly with its antecedent. बताइए। B. Every employee must submit their report. Every employee must submit his or her report. Every employee must submit its report. Every employee must submit our report. तो चार विकल्प जो है, चार ये तो होगा नहीं, और रिपोर्ट का तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर एवरी एम्प्लॉई मस्ट सबमिट इट्स रिपोर्ट, नहीं है ना, ये भी प्रोनाउन जो है, करेक्ट प्रोनाउन का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट सबमिट हिज और हर रिपोर्ट, यस ये हो सकता है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट सबमिट देयर रिपोर्ट, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। सो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी। द पैसिव फॉर्म ऑफ डू नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। डू नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस क्या होगा? जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे जहां पे सीधे डू नॉट से स्टार्ट हो जाता है, डू नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तब इसका जब हम लोग वॉइस चेंज करेंगे, यानी कि हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो हम इसे लेट से शुरू करते हैं। ये हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कशन किया है। टू स्टार्ट सच सेंटेंसेस टू चेंज इट्स वॉइस, तो हम इसको लेट से शुरू करेंगे कि लेट नॉट द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बी डिस्क्लोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब देख लेते हैं। द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये क्यों नहीं हो सकता है, शुड नॉट बी डिस्क्लोज। एक तो यहाँ पे डिस्क्लोज की जगह पे डिस्क्लोज्ड आना चाहिए, है ना, एक तो ये गलत है उस तरीके से देखा जाए तो। डू नॉट लेट द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज, ये ग्रामेटिकली ही सही सेंटेंस नहीं है। द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है तो पैसिव वॉइस का ही, परंतु जो राइट फॉर्म ऑफ एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेशन होगा वो आपका हो जाएगा लेट नॉट द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बी डिस्क्लोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सही है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है? इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है क्या आप लोगों को? डू यू नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन इन दिस क्वेश्चन? नो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, पूरी तरीके से सही है? कौन सा वाक्य पूरी तरीके से सही है? मुझे आपसे यह आशा है कि आप समय पर आएंगे। मुझे आपसे यह आशा है कि आप समय पर आएंगे, है ना। अब देखिए, आएंगे और आएंगे में डिफरेंस देखिएगा। मुझसे तुमसे यह आशा है कि आप समय पर आएंगे, ये तो होगा ही नहीं, निश्चित तौर पे ये तो होगा ही नहीं। मुझे आपसे यह आशा है कि तुम समय पर आएंगे, ये होगा नहीं, तो इसमें ये दोनों तो आपका होगा ही नहीं। अब आ गया पहला और दूसरा। मुझे आपसे आशा है कि समय पर आएंगे और मुझे आपसे आशा है कि आप समय पर आएंगे। ए और बी में से कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए। सर ए होना चाहिए। क्यों? आएंगे ए उसी में लिखा जाता है ना, उसी फॉर्म में, एंड आपके साथ आपका ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो भी ठीक है। हाँ, तो वो तो बी में भी है। हाँ, बट आएंगे मुझे जितना लग रहा है वो ए वाला सही है। तो आप जब आएंगे हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग ये की जगह ए लिख करके, और हम लोग ये जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा
जो शुद्ध हिंदी शुद्ध वर्तनी लिखने के जो नियम निर्दिष्ट किए गए उसके अनुरूप ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग एक अनुवाद करते हैं। उसने समय रहते चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अंततः उसे मुंह की खानी पड़ी। ये हिंदी से अंग्रेजी बनाना है इसका। उसने समय रहते चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अंततः उसे मुंह की खानी पड़ी। तो यहाँ पे आपको एक मुहावरा भी मिल गया है, मुंह की खाना, है ना। D He ignored number. the warning in time and finally had to face the music. He neglected the warning in time and finally lost his face. He overlooked the warning and finally cried over spilt milk. He ignored the warning and finally hit a nail on the head. तो मुंह की खानी पड़ी, इसके लिए कौन सा सही विकल्प होगा? फर्स्ट सर, फेस द म्यूजिक है। वेरी गुड। जो लोग सुबह 7 के सेशन में आएंगे, किसने बताया फेस द म्यूजिक? सर मैं सुष्मिता। सुष्मिता। तो सुष्मिता सुबह 7 के सेशन में आती है। सिंस ही इज वेरी रेगुलर इन मॉर्निंग 7 सेशन, सो शी कैन टेल। तो इस तरह के जब प्रश्न आपको आएंगे ना, तो इस तरह की तकलीफें आपके सामने आएंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुबह 7 के सेशन में आइए। फेस द म्यूजिक इज मुंह की खाना। तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, है ना। ही गॉट द टाइम वार्निंग इन टाइम एंड फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन। सर क्या पहला होगा? सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। शून्य सहनशीलता या शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है, या कठोर नीति बनाई है, या समाप्त करने का निश्चय लिया है। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस सरकार ने अपनाया है। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। वेरी नाइस। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। अब एक ही सेंटेंस है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। सर ऑप्शन बी। क्यों होगा ऑप्शन बी? हैज होगा सर, हैज कुछ होगा। हाँ जी, हैज क्यों? आना सर यहाँ हैज हैज क्यों होगा। होगा? क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। ईच ऑफ द नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड। सर नहीं, प्रीपोजिशन सिंगुलर से के साथ पहले सिंगुलर वाले तो ठीक है, पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का रूल क्या कहता है? ये मैंने सर आप लोगों को पहले बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। हाँ, सर प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रखा जाता है। हाँ, प्रीपोजिशन से जो पहले मतलब सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब को रखा जाता है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। तो हाँ ठीक है। प्रीपोजिशन से पहले है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जब होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, तो उसके साथ में क्या होगा? आर हो, मतलब हैव होगा, हैज होगा, हैज होगा सर। हैज हैज होगा। ठीक है। और एवरी स्टूडेंट के साथ में क्या होगा? एवरी स्टूडेंट के साथ में क्या होगा? हैव। सही है। इतना मतलब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो गया? हैव सर होना हैज ही होगा। सर हैज होगा। हाँ, एवरी स्टूडेंट हैज या हैव, क्या होगा? हैज होना चाहिए। हैज। एवरी स्टूडेंट के साथ में भी हैज ही होगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और एवरी स्टूडेंट दोनों के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा और दोनों के साथ में हैज यूज होगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी वो सही हो जाएगा। राइट, ओके। जब कठिन परिस्थितियां आई तब उसने साहस नहीं खोया बल्कि उनका डटकर सामना किया। तो बी। When difficulty arose, he faced them with courage instead of losing heart. When difficulty arose, he threw in the towel. When difficulty arose, he added fuel to the fire. When difficulty arose, he let sleeping dogs lie. देखिए सब में आपको idioms दिए हुए हैं, सब में idioms दिए हुए हैं, है ना। पर ठीक है, आपका विकल्प सही है। उसने डटकर सामना किया instead of losing heart. He faced them with courage instead of losing heart. उसने साहस नहीं खोया, साहस होने के लिए losing heart, है ना। तो ये सबका इसका सही जो विकल्प होगा, सही जो अनुवाद होगा, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। When difficulty arose, he faced them with courage instead of losing heart. When difficulty arose, he threw in the towel. Threw in the towel. Throw in the towel के लिए क्या बोलते हैं? हार मान लेना। Throw in the towel, हार मान लेना। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा added fuel to the fire, आग में तो घी आग में घी का काम करना। और he let sleeping dogs lie. He let sleeping dogs lie. चौकन्ना रहना। हाँ जी, चौकन्ना रहना सर, अलर्ट। नहीं, नहीं, स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब नॉट अलर्ट। मतलब स्लीपिंग मतलब डॉग्स लाई का जैसा था मतलब, वैसा ही उसी हाँ जी, सिचुएशन, जैसा बोल था उसी सिचुएशन में रहना, मतलब कोई प्रयास नहीं किया उस सेंस में आपने। इसका हिंदी याद नहीं, स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब हो जाएगा कि उसके लिए अगर मैं हिंदी मुहावरा, बड़ा अच्छा एक हिंदी मुहावरा है कि भाई जो बीत गई सो बात गई, पीछे की बात को ना कुरे दो। उसके लिए बड़ा अच्छा एक हिंदी मुहावरा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ गए ना कि जो चीजें बीत गई हैं उनको कुरेदना नहीं है ना, उसको छोड़ दो। डोंट स्लीपिंग डॉग्स। तो वो लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स ऐसा भी होता है ना। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
सदाचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सदाचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सर ऑप्शन 4 ऑप्शन 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 4 सर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 4 इज अ That's it. रॉन्ग आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। सत्य। सत सत्यानाचार। कैसे होगा ऑप्शन सी, कैसे होगा? सत्यधन आचार हो जाएगा तो हाँ? चेंज होके दा बन जाता है। हाँ, तो जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये हो जाएगा सत धन आचार, सत धन आचार हो जाएगा। और जब इसकी संधि आप करेंगे तो ये त जो है वो द में बदल जाता है और ये सदाचार हो जाता है, सदाचार। तो इसीलिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आपका सत नहीं होगा, ये होगा सत, ना, ये हो जाएगा सत। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इफ सी डैश हार्डर शी वुड हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। If she had studied harder. ऑप्शन सी। स्टडीड, हैड स्टडीड, क्या होगा? सर ऑप्शन सी। क्योंकि यह एक कंडीशनल सेंटेंस है ना। और जब भी मैं अभी पीछे मैंने एक क्लास लिया था, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, पास्ट से जो इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है और उसके बाद में वुड हैव जब आता है उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में इफ सी हैड स्टडीड हार्डर, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ के बाद में सब्जेक्ट के साथ में पास्ट टेंस में हैड मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा और उसके बाद वुड हैव का यूज किया जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। क्लियर? सो ये मैंने ये इसकी क्लासेस भी हमने करी हुई है। सो हमारा सही विकल्प हो जाएगा हैड स्टडीड। राइट, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एकोमोडेट, 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 एकोमोडेट। कौन सा सही लिखा हुआ है एकोमोडेट? First. डबल एम ओ Double ए C सी double ओ डबल एम ओ ए डबल सी ओ एम ओ डी ए टी, कौन सा सही है? ए बी सी डी कौन सा सही है? सर पहला। ओके, तो याद रखेंगे एकोमोडेट में डबल सी भी होता है और डबल एम भी होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। कौन से युग्म में, निम्नलिखित में से किस युग्म में पर्यायवाची शब्द नहीं दिया हुआ है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है? सर जरा मुश्किल ऑप्शन है। हाँ, हम लोगों ने कल अंबु के बारे में बात किया था। अंबु मतलब जल होता है, अंबु, वारी, तोय, सलील, ये सब जल के होते हैं। शशि का इंदु होता है, शशि चंद्रमा, इंदु चंद्रमा होता है। पावक अनल है ना, क्षितिजल पावक, अच्छा गगन समीर, हाँ, तो पावक अनल, अनल हो जाता है, अनल मतलब आग होता है। और पंकज का पंकिल, ये दोनों जो है पंकिल पर्यायवाची शब्द पंकज का नहीं, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ओके, पंकिल क्या है? हाँ बोलिए। सर पंकिल क्या होता है? पंकिल मतलब पाक से सना हुआ, जो पाक में सना होता है वो पंकिल होता है। अच्छा ओके। है ना, जैसे पंकिल भूमि हो गई, पंकिल मिट्टी हो गई, तो होता है। लेकिन पंकज मतलब पाक से जन्मा हुआ, पंख से जन्म जिसका हुआ वो पंकज हो जाता है। ओके ओके सर, थैंक ये यू। दोनों टीचर एक- कह सकते हैं। हाँ? टीचर कह सकते हैं। टीचर कह सकते हैं, हाँ, वो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होंगे। राइट, अब टू थ्रो इन द टॉवेल, इस इडियम का सही मीनिंग क्या होगा? टू सरेंडर और एडमिट डिफीट। टू सरेंडर और एडमिट डिफीट, अभी हमने चर्चा किया था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दूसरा। ऑप्शन 3 ऑप्शन। तो ऑप्शन ए गलत है, सर मुझे तो सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम अत्यधिक लिखेंगे तो हम अत्यधिक ऐसे लिखेंगे, य के बाद में, अरे यार delete हो जा रहा है। जब भी हम अत्यधिक लिखेंगे तो हम लोग अत्यधिक ऐसे लिखेंगे, अ त य दिक। हम कभी भी अत्याधिक नहीं लिखेंगे, अत्यधिक लिखेंगे, है ना। ये गलती अक्सर होती है। वैसे ही जो दूसरा विकल्प इसमें है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक नहीं होता है, क्या होता है? व्यावहारिक होता है, बड़ा व्यावहारिक होता है ना। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अच्छा, व्यावहारिक, व्यावहारी और क, व्यवहारिक, ये मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है। इक प्रत्यय का नियम पढ़ाया है। जब भी इक प्रत्यय लगता है ना, इक प्रत्यय किसी भी शब्द में लगता है, तो ऐसी स्थिति में पहला जो अक्षर होता है, जिस शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगता है, उसका जो पहला अक्षर होता है, ठीक है, पहला, तो यदि वह अ है तो आ हो जाता, मतलब उसमें यदि अ की मात्रा है तो आ की मात्रा हो जाती है, और यदि ई की मात्रा है तो वह ए की मात्रा हो जाती है। जैसे अभी हमने व्यय बताया, व्यवहारिक, तो य का आ हो जाएगा, और इतिहास धन इक करते हैं तो ई का ए हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। तो ये प्रत्यय का नियम है जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। राइट, तो व्यवहारिक, व्यावहारिक ये सही हो जाएगा। और उसी प्रकार से इतिहास में इक लगा करके जब हम लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है। इसी नियम के अनुसार ये बन जाता है ऐतिहासिक, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐतिहासिक। उसी तरह से एक बड़ा कंफ्यूजिंग आता है, मतलब ये आप लोग जस्ट बात से बात है तो मैं बता देता हूं कि दोनों में से कौन सा शब्द सही है। हम लिखते हैं संवैधानिक, 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 और दूसरा हम लिखते हैं सांविधानिक। दोनों में से कौन सा सही है बताइए? सांविधानिक।
सर पहले वाला सर पहला हाँ बोलिए, पहला कैसे सही होगा ये बताइए मुझे, और दूसरा क्यों गलत होगा ये बताइए। तो देखिए दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन हम लोग इस संवैधानिक का कई बार गलत मतलब इसका जो प्रयोग करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि जब संविधान के परिप्रेक्ष्य में आप संवैधानिक शब्द का प्रयोग करेंगे, संविधान के परिप्रेक्ष्य में आप संवैधानिक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो संविधान जड़ धन इक जब आप प्रत्यय लगाएंगे, जब आप संविधान में इक प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यय के नियमों के अनुसार यह संवैधानिक नहीं बनेगा, यह संवैधानिक नहीं बनेगा। कैसे बनेगा आप मुझे बताइए। तो अब ये सही कैसे होगा वो समझिए। अब संविधान को संधि विच्छेद कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सम धन विधान। समझिएगा, बहुत बहुत ही अच्छा नियम आपको बता रहा हूं, और ये बड़ी कंफ्यूजन करता है। और फिर इसमें लगता है इक। अब यहाँ जो नियम लगेगा कि जब विधान के साथ इक प्रत्यय लगेगा तो ई जो है वह ए में बदल जाएगा, तो विधान और इक क्या बन गया, वैधानिक बन गया, वैधानिक बन गया। और साथ में सम जो है वो जब उसका संधि हुआ तो संवैधानिक बन गया। बहुत सारे लोग संविधानिक इस हिसाब से कहते हैं कि संविधान और इक का जब प्रत्यय बना तो सं के अंत में यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी और ये इक यहाँ लग करके संवैधानिक हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, परंतु ज्यादातर हम लोग जो प्रयोग में लेकर के आते हैं वह हम इसी प्रयोग में लेकर के आते हैं संवैधानिक। स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया। ओके, तो उस हिसाब से व्यवहारिक ऐतिहासिक गलत है, व्यवहारिक गलत है, व्यावहारिक होगा, अभ्यर्थी ठीक है, अत्यधिक होगा, अत्यधिक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, हाँ, अब हम आते हैं निम्नलिखित में से जल का संदर्भ के अनुसार उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, वारी, तोय, शलील, पावक। तो ठीक है, पावक इसका उपयोग ये सब जानते हैं। हाँ, बाकी तीनों ही जल का पर्यायवाची है। ओके, अब इसमें जो वर्ड को हाईलाइट किया है यानी कि यूनेनिमस, उसका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। द न्यू पॉलिसी रिसीव्ड यूनेनिमस अप्रूवल फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, यूनिवर्सल, डिवाइडेड, कलेक्टिव, यूनिफॉर्म। यूनेनिमस का उल्टा क्या होगा? हाँ जी, Divided. यूनिवर्सल का उल्टा क्या होगा? Divided. D. यूनेनिमस का उल्टा, यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल। यूनेनिमस का मतलब क्या होता है? मतलब एक सहमति से अज्ञात। approve हुआ है। हाँ, यूनेनिमस का मतलब क्या होता है कि एक मतलब सर्वसम्मति से कह सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा चूंकि पूछ रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा डिवाइडेड, है ना। डिवाइडेड से इसका उत्तर रहेगा। लग रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन छूट रहा है क्या? एक लोग अभी कहाँ है? 17 नंबर देखा हमने, 18 नंबर हो गया, 16 नंबर छूट रहा है। 16 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। चलिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए, बढ़िया तरीके से इसको बनाइए। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। तो अब आप देखिए, इसमें जो है B, C, D, A. 3 ऑप्शन में बी है और एक ऑप्शन में सी से शुरू हो रहा है। तो बी, सी, बी, ए आपने बताया, तो क्यों बी से क्यों शुरू किया हमने? क्या इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक क्या है? क्योंकि Eventually the इसमें efforts contribute significantly to sustainable urban development. Eventually the efforts contribute significantly to sustainable urban development. अपने आप में लग रहा है कि ये तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। Many cities have introduced intelligent traffic management systems. ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सो यहाँ से किसी पैसेज की शुरुआत हो सकती है। These systems reduce congestion by optimistic traffic flow in real time. अब चूंकि यहाँ these systems कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इस में पैराग्राफ में जिस सिस्टम्स की बात हो रही है वो उसके लिए these systems का यूज किया गया। मतलब ऑलरेडी इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस है, तो सी से आप वाक्य शुरू नहीं मतलब पैराग्राफ शुरू नहीं कर सकते हैं। हमेशा आपके लिए मुश्किल होता है पहला पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना। तो बी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद मेनी सिटीज हैव इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स। सी कह रहा है दिस सिस्टम्स, तो अब क्या है, सिस्टम्स है वहां से और उसी सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है दिस सिस्टम्स, तो उसके बाद सी आ जाएगा। एंड देन दे आल्सो हेल्प लोअर फ्यूल कंजम्पशन एंड व्हीकलर एमिशन। अब यहाँ आल्सो आ रहा है, तो ये कनेक्ट कैसे आप करेंगे? सिस्टम दिस सिस्टम्स आल्सो, मतलब जो बात दिस सिस्टम्स में कह रहा है उसके साथ साथ में और ये लोग क्या करते हैं? दे आल्सो हेल्प लोअर फ्यूल कंजम्पशन एंड व्हीकलर एमिशन।
और लास्ट में इवेंचुअली दीज एफर्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आप देखेंगे, सो ये इसका सही जो बन जाएगा बी सी, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर फाइनली ए आएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये, है ना। ये हमने 17 नंबर कर लिया, 18 नंबर कर लिया, 19 नंबर पे हम आते हैं कि which one of the following phrasal verb means to tolerate? To put up with. Put off, put out, put away. Put up with. A. टॉलरेट किसका मतलब होगा? टॉलरेट किसका मतलब होगा? तो पुट अप विथ जो है वो टॉलरेट होता है, बिल्कुल ठीक है। पुट ऑफ क्या होता है? पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, क्लोज कर देना, बंद कर देना, है ना। ठीक है। और पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट एक वो होता है, तो बुझाने के सेंस में भी व्हाट होता इज है। मीनिंग ऑफ पुट आउट? जैसे कैंडल को पुट आउट करते हैं तो बुझाना हो गया वो। अच्छा, ब्लो के सेंस में होता है। बिल्कुल ठीक है, बुझाने के सेंस में पुट आउट करता है। पुट अवे क्या होता है? कोई चीज साइड रख देना, दूर रख देना। पुट अवे क्या होता है? तो कोई चीज अपनी जगह पे रख देना, है ना। उसको हम लोग पुट अवे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका पुट से जो है 4 जो फ्रेजल वर्ब है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट। जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कोई मुझे पुट अप विथ से एक बढ़िया सेंटेंस बना करके बता सकते हैं? एक सेंटेंस बना करके बता सकते हैं पुट अप विथ से, ताकि ये और क्लियर या जो टॉलरेट और क्लियर हो जाए। सो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस फेलियर एनी मोर। आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस फेलियर एनी मोर। मैं अब इस सफलता को और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं, और अधिक नहीं सह सकता हूं। आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस फेलियर एनी मोर, राइट। अनुत्तरदायी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बहुत ध्यान से बताइएगा। अनुत्तरदायी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन होगा सर, बी। अन होगा, बिल्कुल ठीक है। अनु क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्तरदायी है, उसका ऊ का साउंड जो है वो उसकी मात्रा में बदल गया जोड़ने पर। हाँ, मतलब यहाँ पे अन उपसर्ग लगा, उत्तरदायी जो है मूल शब्द है। अन उपसर्ग के साथ मूल शब्द उत्तरदायी जब लग जाता है तो अनुत्तरदायी ये संधि होकर शब्द बन जाता है। इसीलिए सही उपसर्ग जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका अनुपसर्ग, वो आपका सही उपसर्ग हो जाएगा, अनुत्तरदायी, ठीक है। In the following sentence, choose the word that is closest in the meaning to the highlighted word. Ambiguous. Ambiguous का सबसे नजदीक synonyms क्या है? Oh, The doubtful. witness gave an ambiguous statement before the commission. Precise, doubtful, vague, irrelevant. Sorry, vague. Vague होगा, Ambiguous मतलब जो क्लियर नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। एम्बिगस मतलब जो क्लियर नहीं है, जो डाउटफुल है, और वैग का मतलब ये होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो, जिसमें डाउट है, वो वैग हो जाता है, ठीक है। ओके, अब आ गया आपका हिंदी ट्रांसलेशन। द प्रपोजल वाज डिफर्ड अंटिल द कमिटी सबमिटेड इट्स फाइनल रिकमेंडेशंस। द प्रपोजल वाज डिफर्ड अंटिल द कमिटी सबमिटेड इट्स फाइनल रिकमेंडेशंस। प्रस्ताव को तब तक स्थगित रखा गया जब तक समिति ने अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की। प्रस्ताव को समिति द्वारा अपनी अंतिम संस्तुतियां प्रस्तुत किया जाने तक स्थगित रखा गया। समिति के अंतिम निर्णय तक प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। ये निरस्त वाली बात तो होगी नहीं, स्थगित और निरस्त दोनों अलग चीजें हैं। समिति की अनुशंसा के कारण प्रस्ताव को तत्काल लागू कर दिया गया, दोनों गलत है। अब जो असली ए और बी में हमें ध्यान रखना है, तो द प्रपोजल वाज डिफर्ड, है ना, डिफर्ड अंटिल द कमिटी सबमिटेड इट्स फाइनल रिकमेंडेशंस। क्या हो जाएगा? तो प्रस्ताव को समिति द्वारा अपनी अंतिम संस्तुतियां प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित रखा गया। प्रस्तुत नहीं की, हाँ जी, तो पहले में सिफारिशें लिखा है ना, तो वो नहीं होगा, रिकमेंडेशन के लिए संस्तुतियां होगा। हाँ, रिकमेंडेशन संस्तुति होता है, रिकमेंडेशन सिफारिश कहीं कहीं हम मान लेते हैं, सिफारिश भी इसके लिए शब्द कहीं कहीं प्रयोग में लाया जाता है, परंतु ज्यादा जो एप्रोप्रिएट है वो आपका हो जाएगा संस्तुति, रिकमेंडेशंस। तो प्रस्ताव को समिति द्वारा अपनी अंतिम संस्तुतियां प्रस्तुत करने तक या किए जाने तक स्थगित रखा गया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? Once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy. A stitch in time saves 9, हिंदी में क्या बोलेंगे? A stitch in time saves 9. एक तेज से वाला है क्या? एक तेज से बताइए, stitch in time saves 9, क्या हिंदी में समतुल्य मुहावरा क्या होगा? बताइए। याद नहीं आ रहा। इसीलिए that is why we always recommend the morning 7 session. Every cloud has a silver lining.
हर अच्छी चीज में कुछ हर बुरी चीज में कुछ अच्छा छिपा है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक मतलब है, तो बोलने ये के बाद इसका आप करने। लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चारों जो प्रोवर्ब्स हैं, इनका इनका हिंदी में समतुल्य प्रोवर्ब क्या है, मतलब नहीं, मतलब तो आप समझ गए। समतुल्य प्रोवर्ब क्या है, ये आप लोग मुझे ग्रुप में आप लोग लिख करके बताइएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कमिटी मस्ट रिव्यू ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस बिफोर इशूइंग द फाइनल नोटिफिकेशन। इसका आप पैसिव फॉर्म बताना है। द कमिटी मस्ट रिव्यू ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन बिफोर इशूइंग द फाइनल नोटिफिकेशन। सो ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस सब बी must होगा be ना, reviewed ऑल by the committee before the final notification is issued। ये होगा, यस सर, बी। ये होना चाहिए। यस सर। क्लियर है? ठीक है। इस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धार्मिक, नागरिक, शारीरिक और उपयुक्त सभी। सभी में। आप देखें, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले नियम बता रहा था, धर्म से धार्मिक बन जाता है, नगर से नागरिक बन जाता है, शरीर से शारीरिक बन जाता है ना। ये आप लोग ध्यान रखें। इसलिए इसी तरह से व्यवहार से व्यवहारिक, और इतिहास से ऐतिहासिक, और संविधान से संवैधानिक बन जाता है। द कमिटी अडॉप्टेड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच व्हाइल रिजॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट। तो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम शब्द क्या होगा? आइडियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, इमोशनल, आर्बिट्रेरी। प्रैक्टिकल हो जाएगा, वेरी इजी। द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो द्विगु जो है तो कौन सा हो जाएगा? त्रिलोकी शंकर भगवान, दशानन रावण, चतुर्भुज विष्णु भगवान। तो ये सभी जो है ये द्विगु के उदाहरण हो जाएंगे। द्विगु में क्या होता है? द्विगु उदाहरण में अर्थ कुछ और होता है, लेकिन भाव कुछ और होता है। विशेषकर हिंदी में जब हम द्विगु समास लेते हैं, तो भगवान के नाम जो होते हैं उनको हम लोग द्विगु समास का उदाहरण मानते हैं। जैसे चतुर्भुज हो गया, त्रिलोकी यहाँ जैसे दिया हुआ है, और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण, जैसे लंबोदर हो गया, तो लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश भगवान। तो इस तरह के शब्दों को हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। सर वो तो बहुब्री में होता है ना, द्विगु तो काउंटिंग वाला होता है ना। अच्छा, द्विगु ऐसा, ठीक ठीक, माफ कीजिएगा, वो बहुब्रीही समास होते हैं। द्विगु मतलब जिसमें कि पहला जो पद है वह संख्या को सूचित करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसमें त्रिलोकी होगा बस। इसमें त्रिलोकी, तीन लोग, दशानन और चतुर्भुज जो है वो बहुब्रीही समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें सही उत्तर आपका त्रिलोकी हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, मैं बहुब्रीही से कंफ्यूज कर गया। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। 4 सेगमेंट दिया हुआ है, 4 सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसको एक पैराग्राफ बनाना है आपको। Consequently, government have begun investing heavily in renewable source of energy. The growing concern over climate change has altered global energy priorities. This transition is expected to reduce dependence on fossil fuel in the coming decades. Such investment have accelerated technological innovations in solar and wind energy. So BADC। BADC पहला ऑप्शन ए। लग तो वही रहा। तो देखते हैं, द ग्रोइंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्टर्ड ग्लोबल। अब देखिए, बी तो होगा ही, बी से शुरू होगा, तो बी को हमने पहले रख लिया, क्योंकि चारों विकल्प में भी पहले दिया हुआ है। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंटली आया, तो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? द ग्रोइंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्टर्ड ग्लोबल एनर्जी प्रायोरिटीज। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट हैव बिकम इन्वेस्टिंग हेवीली इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड उसके बाद में तो इन्वेस्टिंग करते चले गए, तो इन्वेस्टिंग से सच इन्वेस्टमेंट्स हैव एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो BAD और लास्ट में सी आ जाएगा। ठीक है सर तरीका क्या होता है सर, मतलब जैसे? हाँ, तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पहला लेटर, अब इसमें आपके लिए आसान ये है कि सब में पहला ऑप्शन बी दे दिया है, तो सबसे पहले तो आपके लिए आसान हो गया कि बी से शुरू होगा। पर अगर इसमें बी नहीं दिया रहता, मान लीजिए अदर विकल्प में बी नहीं रहता, कोई ए रहता, कोई डी रहता, कोई सी रहता, तब आपके लिए थोड़ी चुनौती होती। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो होगा, वो पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रीसिडेंट होगा। हाँ, प्रेसिडेंट होगा, एंटीसीडेंट होगा उसमें, लेकिन प्रेसिडेंट उसमें नहीं होगा। मतलब वहां से वो, उसके पहले कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद कुछ हो सकता है, ऐसा उस सेंटेंस आपको एक तरीके से थोड़ा प्रोक्लेम करेगा। जैसे इसी उदाहरण में देख लीजिए कि द ग्रोइंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्ड ग्लोबल एनर्जी प्रायोरिटीज। इसके पहले ऐसा कोई सेंटेंस हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे में देखिए कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट हैव बिगन, तो कॉन्सिक्वेंटली है मतलब इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, तो मतलब ये पहला नहीं हो सकता है। दिस ट्रांजिशन इज एक्सपेक्टेड, दिस ट्रांजिशन मतलब एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन व्हिच हैज बीन ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट और डिस्कस्ड अबाउट बिफोर दिस सेंटेंस। तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से सच इन्वेस्टमेंट्स मींस बिफोर दिस सेंटेंस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड उस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम इसमें कह रहे हैं सच इन्वेस्टमेंट, तो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर? तो फर्स्ट सेंटेंस आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अब पहला आपने कर लिया, द ग्रोइंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्ड ग्लोबल एनर्जी प्रायोरिटीज। अब ये ऑल्टरेशन हुआ है ग्लोबल एनर्जी प्रायोरिटीज में, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट्स हैव बिगन इन्वेस्टिंग हेवीली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो पैराग्राफ हमेशा कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से सम और अदर कनेक्टेड होता है ना। हर एक सेंटेंस का जो बीच में है उसका एक एंटीसीडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्रेसिडेंट क्या हो सकता है, एंटीसीडेंट क्या हो सकता है। ये चीज दिमाग में रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे। कंसिक्वेंटली हमने कर लिया। अब हम आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि have begun investing heavily in renewable source of energy। अब आ रहा है सच इन्वेस्टमेंट्स हैव एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन सोलर। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए सच इन्वेस्टमेंट आ गया, तो ये आपका अगला हो जाएगा। और जब 3 मिल गया तो चौथा तो निश्चित तौर पे सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वाइजली से करना पड़ेगा। महात्मा शब्द का संधि विच्छेद, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। महान, आत्मा, महात्मा, कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कल हम लोगों ने दीर्घ और वृद्धि संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं ये सोच रहा था कि कल ही मैंने सोचा कि आज हम लोग यण, अयादि और कौन सा बच गया, दीर्घ, वृद्धि, यण, अयादि और गुण संधि भी जस्ट फटाफट एकदम क्विक रिवीजन कर लें, तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। तो दीर्घ संधि हमने देख लिया कि जब अ और अ मिलके आ बन जाता है, या अ और आ मिलके आ बन जाता है, या आ और अ मिलके आ बन जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर बनता है, या दीर्घ ई बनता है, या दीर्घ ऊ बनता है, तो ऐसी स्थिति में दीर्घ संधि बन जाती है ना। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए बनता है, नहीं तो ओ बनता है। जहां पे ए और ओ बना है ना, ओ का ओ बना, ए का ए बना, तो वहां पे वृद्धि हो गई। मतलब ए में एक वृद्धि होके ए बन गया, ओ में एक वृद्धि होके ओ बन गया, तो वृद्धि संधि हो गई। गुण संधि क्या होता है? तो गुण में नाम से स्पष्ट है कि गुण में गुण होता है, मतलब दो अलग अलग स्वर मिलते हैं। सभी में दो अलग अलग स्वर मिलते हैं, लेकिन इसमें दो अलग अलग श्रेणी के स्वर मिलते हैं। सिर्फ अ मिलता है, ई मिलता है। अ एक श्रेणी का है, ई एक श्रेणी का है, तो अ मिलता है और ई मिलता है, और ये तीसरी श्रेणी का स्वर बनाते हैं, मतलब अ और ई मिलके ए बनाते हैं। वैसे ही अ और उ मिलके ओ बनाते हैं, अ और री मिलके अर बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गुण संधि हो जाता है। जैसे महेश का उदाहरण बोलते हैं कि महा इस महेश, मतलब अ या आ मिलकर के ए बना देते हैं, तो वो गुण संधि हो जाता है। और उसके बाद यण संधि और अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या होता है कि जहां पे संधि होती है वहां पे या तो अ बनता है, या तो आय बनता है, या तो औ बनता है, या तो आव बनता है। ऐसे होता है ना अयादि संधि में। या तो अयादि संधि में अ बनेगा जहां पे संधि होगी, या आय बनेगा, है ना, या औ बनेगा, या तो फिर आव बनेगा, है ना, औ बनेगा या फिर आव बनेगा। अभी हम लोग देख रहे थे आग का एक पर्यायवाची क्या है, पावक। तो पावक कैसे बनता है? पावक में पो मिलता है, पो के साथ में अक, है ना, अक, ये जब प्रत्यय मिलता है तो यहाँ पे बन जाती है अयादि संधि, और पावक ये संधि बन जाता है अयादि संधि। वैसे ही नयन, है ना, नयन, गायक, गे अक गायक, है ना, और पवन, पो अन पवन, पो अक पावक, ऐसे हो जाता है। तो आप देखेंगे कि माफ कीजिएगा, ये पो अक नहीं होता, ये पौ अक होता है। पौ अक पावक होता है, पो अन पवन होता है ना, पो अन पवन होता है। पौ मतलब क्या होता है? पौ मतलब होती है रोशनी। आपने सुना होगा, हम बोलते हैं ना कि पौ फट गई, मतलब सुबह हो गई, रोशनी आ गई। तो उसी प्रकार से पौ रोशनी के साथ में अक लगाते हैं, तो पावक उसका हम लोग आग उसे हम कह देते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से अयादि संधि होती है। यण संधि क्या होता है? यण संधि में हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जहां भी यण संधि होगी, तो जिस जगह पे संधि का विकार उत्पन्न हो रहा है वहां पे हमेशा जो वह जो अक्षर है वह उसका आधा हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। तो जहां पे भी आपको आधा अक्षर व्यंजन मिले, व्यंजन जो है वो आधा मिले, अर्ध व्यंजन मिले, तो वहां पे आप बिल्कुल आंख बंद करके क्या कर देंगे, वहां पे आप उसे यण संधि कह देंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण एक शब्द है। तो अन्वेषण में क्या हो रहा है? अन्वेषण में अन्वेषण ये एक शब्द है। अरे आप लोगों को दिख नहीं रहा था क्या? नो जैसे सर। ओके, अ का आय, अन का ओके, पवन, पो अन पवन, पौ अक पावक, ये हो गया आपका पावक, है ना। और अच्छा ठीक है, ये अ आय मैंने पूरा ही यहाँ पे बता दिया था। औ और आओ, तो पो अन पवन, पौ अक पावक, है ना, ने अन नयन, और ने नय अक नायक, ऐसा हो जाता है। तो जब नायक का संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे आप? नायक का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? नय धन अक लिखेंगे, नय धन अक, और ये हो जाएगी अयादि संधि, नायक। और नयन जब लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा? ने धन अन हो जाएगा, ने धन अन, और ये हो जाएगा नयन। तो ये तो अयादि संधि। अयादि संधि क्लियर है? हम बात कर रहे थे यण संधि के बारे में। तो यण संधि में क्या होता है कि जहां पे संधि होगी वहां पे, जहां विकार उत्पन्न होगा वहां पे अर्ध व्यंजन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं अन्वेषण, अन्वेषण बहुत अच्छा उदाहरण है, अन्वेषण, यण संधि का अन्वेषण, है ना। अब अन्वेषण में क्या हो रहा है? अनु, अनु धन एषण, ये बड़ा, इस शब्द की उत्पत्ति बड़ी मजेदार है। कभी आगे किसी क्लास में मैं बताऊंगा, कभी पूछिएगा आप लोग कि सर अन्वेषण, गवेषण, गवेषणा, इन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई बताऊंगा, बड़ा बड़ी मजेदार है। खैर, तो इसमें क्या हुआ? अनुवेशन हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो न है वो न आधा हो गया। क्या हुआ? न आधा हो गया यहाँ पे। और जो ये उ है वो क्या हुआ? उ जो है वो व में बदल गया।
किसमें बदल गया, व में बदल गया, और ए जो है वो व के ऊपर एक ही मात्रा आ गई, और न जो है वो आधा हो गया, और ये बन गया अन्वेषण। तो ये होता है यण संधि, है ना। इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण यण संधि के मिल जाएंगे। और कोई उदाहरण आपके दिमाग में तो मुझे बताइए यण संधि के। अच्छा, यण संधि में जो आधा अर्ध व्यंजन होगा उसके बाद या तो य आएगा या तो व आएगा उसकी, क्योंकि जो व्यंजन आधा होता है उसकी जो मात्रा होती है ना, वो मात्रा य या व में बदल जाती है। कैसे बदलती है, अगर ई की मात्रा होगी तो य में बदलेगी, और ऊ की मात्रा होगी तो व में बदलेगी ना। ई वाला कोई उदाहरण यदि मुझे अभी एकदम से ध्यान आए, अन्वेषण तो मुझे ध्यान है, हाँ, जैसे अन्यत्र, अन्यत्र, अन्यत्र अगर आप लेंगे तो अन्यत्र, अन्यत्र, अन्यत्र नहीं होगा। ठीक है, कोई और उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है यण संधि का, जहां पे भी यद्यपि, यद्यपि बहुत अच्छा उदाहरण है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि बहुत अच्छा उदाहरण है, यद्यपि। तो इसमें क्या होगा, यदि, यदि और अपि, यदि और अपि, तो इसमें क्या होगा, द आधा हो जाएगा, है ना, द आधा हो जाएगा, तो य और द आधा हो गया, और फिर जो ई है वो क्या बन गया, य बन गया, और ये जो अ है वो य के साथ मात्रा में लग गया, तो मतलब य पूरा हो गया, और फिर पी जो है वो पी का पी रह गया। तो यद्यपि ये बन गया आपका य आधा द, य और पी, ये बन गया आपका यद्यपि। इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी हो गई अयादी यण संधि। तो यण, अयादी, वृद्धि, गुण और दीर्घ, ये 5 मुख्य रूप से स्वर संधि जो हमें परेशान करता है, जो हमें जानना जरूरी हमारे लिए है। सो हमने यहाँ पे एक बार मोटे मोटे तौर पे देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one word substitution best describes a person who habitually doubts accepted beliefs or claims? A person who habitually doubts accepted beliefs or claims is known as fanatic, skeptic, optimist, reformer. क्या होता है? Skeptic. B. Skeptic is a person who questions or doubts accepted beliefs until sufficient evidence is available, है ना। भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपने जो कह दिया और हम मान लिया, ऐसा नहीं है। आप हमें इसका, हाँ बिल्कुल, आप हमें इसका प्रमाण दीजिए तब हम मानेंगे। प्रत्यय विज्ञा शब्द में प्रयुक्त प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या है? प्रत्यय विज्ञा में प्रति अभिज्ञा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति अभिज्ञा होगा। इसे प्रति उपसर्ग का मतलब क्या है? प्रति उपसर्ग का मतलब क्या है? तो वापस, हाँ, फिर से, पुनः, है ना। यहाँ प्रति का मतलब क्या है, पुनः, कि फिर से हम लोग जो है अभिज्ञा कर रहे हैं, है ना। अभिज्ञा का मतलब क्या होता है? अभिज्ञा मतलब, अभिज्ञा में भी उपसर्ग अभि है, और ज्ञा, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञान मतलब जानना, तो अभिज्ञा मतलब जानना। तो जिस चीज को हम जानते हैं उसको हम पुनः जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय विज्ञा कहते हैं। या जो हम लोग अनुसंधान करते हैं, जो शोध करते हैं, उसके लिए एक पर्यायवाची शब्द भी होता है प्रत्यय विज्ञा, है ना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। ये बहुत आसान है। प्रत्येक विद्यार्थी को बताइए क्या होगा, CAB या CBA? CAB. तो प्रत्येक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करना चाहिए। तो हम बोलेंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को निरंतर परिश्रम करना चाहिए, इसमें क्या गलत है? ये भी तो ठीक है ना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को निरंतर परिश्रम करना चाहिए, ये भी तो सही है। सही तो है, सही तो है, परंतु जो हिंदी लिखने की शैली है, हिंदी की जो वाक्य संरचना है, वो सामान्य तौर पे कर्ता से शुरू की जाती है। तो हमें अगर वाक्य में स्पष्ट कर्ता दिया हुआ है तो हम कर्ता से ही वाक्य का शुरुआत करेंगे। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं, उस तरीके से भी समझ में आ जाएगी बात, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से वह वाक्य सही नहीं होगा। राइट, तो सही उत्तर क्या होगा? C, A और B। स्टेक होल्डर का सबसे सही हिंदी इक्विवेलेंट क्या है? स्टेक होल्डर, हितधारक, लाभार्थी बैठक, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, हितधारक विचार विमर्श। ठीक। लाभार्थी बैठक को हम क्या कहेंगे? तो लाभार्थी के लिए शब्द क्या यूज किया जाता है? दैट इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को लाभार्थी, या इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है, हितग्राही। सो हितधारक और हितग्राही, सो हितधारक इज स्टेक होल्डर और हितग्राही इज बेनिफिशियरीज। लाभार्थी भी कहते हैं, और कई जगह पे हमने देखा है हितग्राही शब्द प्रयोग में लाया जाता है। The officer said to the clerk, "Why have you not submitted the report yet?" तो said यहाँ पे asked में बदल जाएगा। The officer asked the clerk, ठीक है। और चूंकि why have you not है, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जो यह स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। Why और हाँ, you ही में बदल जाएगा। Why he had not submitted the report yet, ये सही रहेगा। तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक नरेशन का नियम है, आपको जानना है। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर कि आपका एक रिवीजन इन चीजों का फटाफट हो जाए। वह हर काम में टांग अड़ाता है, इसलिए लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं।
He always peeks his nose into the He always pokes his nose into other people's affairs, therefore people keep away from him. Poke his nose मतलब काम में टांग अड़ाना. He is dash honest officer and deserves appreciation. तो and ये on. an honest officer हो जाएगा. The company fails to comply dash the environmental regulation to buy with for क्या होगा? Comply with होगा, comply with them. Comply with होगा, बिल्कुल ठीक है. Neither the manager nor his assistants dash aware of the new guidelines. Neither nor के साथ में was लगेगा कि where लगेगा? Were. Neither nor के साथ was लगेगा कि where लगेगा? Were लगेगा sir, his assistant के according लगेगा. क्या लगेगा? Were, second option. वर्ड. क्योंकि क्यों वर्ड क्यों लगेगा? क्योंकि जो सबसे नजदीकी वर्ब होता है, जो सबसे नजदीकी सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब यूज करते हैं. तो सबसे नजदीकी सब्जेक्ट असिस्टेंट्स के हिसाब से वर्ड यूज किया जाएगा. तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? अक्षी, आंख, कर्ण, कान, दधि, दही, दुग्ध, दूध, कौन सा सही नहीं है? अक्षी का आंख होता है, कर्ण का कान होता है, दधी का दही होता है और दूध का दूध होता है. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चारों ही युग्म शुद्ध है, गलत कोई भी नहीं है. लेकिन यदि आप देखेंगे तो दूध जो है वह व्याकरणिक मतलब वर्तनी रूप से अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करते हुए चलेंगे. दूध में द में बड़ी की मात्रा होती है. 4 सेंटेंस दिए हैं, इन चारों को लॉजिकली आपको अरेंज करना है. अब देखिए फिर से एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी, अब जैसे एज ए रिजल्ट आ गया तो ये आपका शुरू नहीं होगा. डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न वर्क प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ठीक है. उसके बाद अब चूंकि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट के वजह से एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट. Consequently, businesses are increasingly investing in digital infrastructure. They enable organizations to automate routine tasks and analyze data more efficiently. कौन सा होगा बताइए? तो सही उत्तर हाँ. तो सबसे पहले आ गया आपका एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट. ये तो होगा नहीं. डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न वर्कप्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ये पहला हो जाएगा. अब दे इनेबल, हु इनेबल, दे किसके लिए यूज किया गया? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए. तो बी के बाद सी आया क्योंकि ये कोहेरेंट है. दे इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू automate routine tasks and analyze data more efficiently, ये आ गया. उसके बाद फिर अब इससे क्या हो रहा है? एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट. और लास्ट में उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? कॉन्सिक्वेंटली बिजनेसेस आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. रेसिलियंस का सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? प्रतिरोध, प्रत्यास्थता, लचीलापन, सहनशीलता. रेसिलियंस का दृढ़ता होता है. हाँ जी. रेजिलियंस दृढ़ता होता है ना, दृढ़ होना. तो रेजिलियंस के लिए जो शब्द दिया गया, रूल किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो दिया गया प्रत्यास्थता, है ना, ये प्रशासनिक शब्दावली के अनुसार. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी. बताइए रिडंडेंसी क्या होती है, ये भी बताइए मुझे. व्हाट इज रिडंडेंसी? वो मतलब वर्ड्स को बार बार रिपीट करना. हाँ जी, ऐसे वर्ड्स रिपीट करना जिनका सेम मतलब हो सेंटेंस में. बिल्कुल ठीक है ना. अनावश्यक पुनरावृत्ति, अननेसेसरी रिपीटिशन इज कॉल्ड रिडंडेंसी. तो अब बताइए मुझे, हाँ जी, क्या होगा? द रीजन व्हाई ही रिजाइंड वाज बिकम ऑफ पर्सनल issues. The reason he resigned was that he had personal issues. The reason why he resigned was due to because of personal issues. So due to because of होगा नहीं. The reason was because he resigned due to होगा नहीं. The reason why he resigned was because of reason दोनों आ रहा है. The reason he resigned was that he had personal issues will be the right answer. उसने अपनी गलती मानने के बजाय बात को गोलमोल करना शुरू कर दिया. Instead of admitting his mistake, he beat around the bush. है ना, ये सबसे सही हमें लग रहा है. Select the sentence that expresses a second conditional. सेकेंड कंडीशनल क्या होता है? व्हाट इज सेकेंड कंडीशनल? बताइए. 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं. कंडीशनल अभी बताया ना मैंने, इफ लगेगा और इफ के बाद में उसको फॉलो करता हुआ सेंटेंस आएगा. सो बट सेकंड कंडीशनल क्या है? हाँ, सी नंबर. इमेजिनरी वाला. इफ आई वर रिच आई वुड एस्टैब्लिश अ पब्लिक लाइब्रेरी. अगर मैं अमीर होता तो मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कर देता. इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. ये नॉर्मल कंडीशन है. इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. इफ इट हैड रेन्ड वी वुड स्टे एट होम. इफ आई रीच, तो इमेजिनरी नहीं, यहाँ 2 कंडीशन लग रही है ना, यहाँ 2 कंडीशंस लग रही है. इफ आई रीच आई वुड एस्टैब्लिश अ पब्लिक लाइब्रेरी. इफ ही कम्स आई शैल मीट हिम, यहाँ पे एक कंडीशन है.
तो इसलिए इसको सेकंड कंडीशनल कहते हैं इस तरह के सेंटेंस। इफ आई रिच आई वुड एस्टैब्लिश अ पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब एक तरह से सेकंड कंडीशनल वाले वही होते हैं ना जो इमेजिनरी होते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? प्रज्ञा का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? अज्ञान, मूढ़ता, अचेतना, अविवेक। अज्ञान, तो प्रज्ञा का विलोम अज्ञान हो जाएगा। विसर्ग संधि किसमें हुई है? मनोहर, निश्चय, दुर्जन, निरुपाय। मनोहर। ये थोड़ा सा मेरे को इस ऑप्शन गलत से लग रहा है। हाँ, मुझे ऑप्शन गलत से लग रहा है हाँ जी, सर, ऑप्शन में लग नहीं रहा है कोई भी, सारे ही अलग लग रहे हैं। नहीं, ये सारे ही विसर्ग संधि हैं। ये हाँ? सारे ही विसर्ग संधि हैं। मनहर, मनोहर, निश्चय, निश्चय, दुर्जन, दुर्जन और नहीं, निरुपाय, 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 निरह उपाय, निरुपाय, 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 निरुपाय। देखिए, मनहर, मनोहर ये कंफर्म है। निश्चय, निश्चय ये कंफर्म है। निरुपाय, 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 निरुपाय या निरह, निरह उपाय, निरुपाय, निरह उपाय, निरुपाय, निरुपाय, निरुपाय। निरुपाय भी विसर्ग संधि होगा। हाँ, निरुपाय भी विसर्ग संधि होगा। निरुपाय विसर्ग संधि होगा, ऐसा हाँ, मुझे लग रहा है, लेकिन निरुपाय, निरुपाय हो जाएगा, विसर्ग संधि नहीं होगा, है ना। निह उपाय, निरुपाय, निह उपाय, निश्चय, निश्चय, निह उपाय, निरुपाय, निरुपाय, निरुपाय। हाँ, निह उपाय, निरुपाय, निश्चय, निश्चय, निश्चय। ये तो बिल्कुल मैं निश्चित हूँ कि निश्चय, निश्चय होता है, तो उसमें विसर्ग संधि है। निरुपाय में विसर्ग संधि है कि नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको लेकर के, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि निरुपाय में भी विसर्ग संधि होती है। निह उपाय, निरुपाय, निश्चय, निश्चय, दुर्जन, दुर्जन, मनहर, मनहर, ये चारों ही विसर्ग संधि के उदाहरण है ना। तो ये प्रश्न को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज दिस ऑल ऑफ फोर आर द एग्जाम्पल ऑफ विसर्ग संधि। मनहर, मनोहर, निश्चय, निश्चय, दुर्जन, दुर्जन, निह उपाय, निरुपाय, निह उपाय, निरुपाय, विसर्ग जो है वो र में बदल जाता है। तो ये चारों ही विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द मॉडिफायर इज करेक्टली प्लेस्ड। Only the director approved yesterday the proposal. The director only approved the proposal yesterday. The director approved the proposal only yesterday. The director approved only the proposal yesterday. बताइए। सेकंड, The director only approved the proposal yesterday, नहीं, सेकंड नहीं होगा, क्योंकि the director only approved नहीं, the director approved तो ठीक है, सी होगा। the proposal only yesterday, yesterday only होना चाहिए था मेरे ख्याल से, yesterday only. The director approved the proposal yesterday only, only yesterday, only yesterday, ठीक है, ठीक है। हम लोग, मैं नॉर्मली ऐसे yesterday only लिखते हैं, लेकिन only yesterday ही सही लॉजिकल फ्लो होगा, ग्रामेटिकल फ्लो होगा। A person who studies the origin and historic development of word is known as एटमोलॉजिस्ट। हाँ जी। एटमोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है? Who is philologist? बताइए। और लेक्सिकोलॉजिस्ट कौन होता है? डिक्शनरी लिखने वाला। हाँ, और फिलोलॉजिस्ट कौन होता है? फिलोलॉजिस्ट बोल रही है। तो a philologist is a person who studies languages, especially their history, development, structure and literature, is a philologist. और एटिमोलॉजिस्ट कौन होता है? जो शब्दों का पढ़ता है। एपिग्राफिस्ट कौन होता है? एपिग्राफिस्ट, हु इज एपिग्राफिस्ट? अच्छा, जो स्टोन, मेटल, क्ले, वुड्स और कॉइन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंग्रेव किए हुए, उनको पढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं एपिग्राफिस्ट। तो अब ये चारों में अंतर क्लियर हो गया कि फिलोलॉजिस्ट जो लैंग्वेज का हिस्ट्री, ओरिजिन, डेवलपमेंट एटसेट्रा पढ़ता है, वो दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट लैंग्वेज से। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? डिक्शनरी लिखने। जो डिक्शनरी लिखता है, हम बोल सकते हैं एटिमोलॉजिस्ट, जो वर्ड्स का हिस्टोरिक डेवलपमेंट, ओरिजिन एटसेट्रा करता है। एपिग्राफिस्ट जो होता है, वो जो एपिग्राफी होती है, मतलब जो स्टोन्स पे इंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनको जो स्टडी करता है, इज कॉल्ड एपिग्राफिस्ट।
निम्नलिखित में से किस शब्द में घय प्रत्यय से निष्पन्न भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है? बताइए। भाववाचक संज्ञा जो बनी है वो घय प्रत्यय से नहीं बनी है। बताइए। भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है, तो पहले तो ये देखिए कि इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। लेखन भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। गमन भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। लिख धातु से लेखन, गम धातु से गमन और श्रुत धातु से श्रवण बना है। कर्ता जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है? कर्ता जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। कर्ता को जो हम लोग है, कर्ता को हम लोग कर्तृवाचक कर्ता से कर्तृवाचक, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा मेरे हिसाब से डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है, थोड़ा समझा दो। मतलब अब जो प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय जो होते हैं सो अलग अलग प्रत्यय होते हैं, है ना। जो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, है ना, तो उसमें ये अलग अलग प्रत्यय होते हैं। इसमें घय प्रत्यय दिया हुआ है, घ उससे निष्पन्न, मतलब ये प्रत्यय के प्रकार जब हम पढ़ेंगे, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जो क्रियाओं के पीछे जब प्रत्यय लग करके और शब्द बनते हैं तो उन्हें हम लोग कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय। तो उसमें से उसके प्रकार में से ये प्रश्न निकला है। थोड़ा सा इसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग आगे फिर बात करेंगे, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसका अभी पूरा मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रत्यय के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वे, ओके। ठीक है। परंतु हमें यहाँ मोटे तौर पे जब हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं तो हम ये देखना है, ये कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। तो अब हम देखेंगे कि किस शब्द, कौन सा शब्द, जो 4 शब्द दिए हुए इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रत्यय तो सब में लगे हुए हैं, है ना। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो लेखन, गमन और श्रवण, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा लग रहा है ना, और तीनों ही कृदंत प्रत्यय है, मतलब क्योंकि क्रिया से जो है वो अन्न प्रत्यय लग करके और ये तीनों ही शब्द बने हैं, लेखन, गमन और श्रवण। वेरएज कर्ता जो है, कर्ता में आपका कर्ता जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, कर्ता करने वाला है, तो कर्तृवाचक संज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ उत्तर तो कर्तृवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब घय प्रत्यय वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, वो मुझे भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, हाँ। The investigating agency tried to dash information regarding the dash trade in endangered wildlife. Illicit और illicit, illicit और explicit, इन शब्दों में डिफरेंस यहाँ पे आपसे जानने का प्रयास किया गया है। ठीक हो जाएगा। illicit है, illicit will be the right। ठीक है, चलिए।